और मेरी प्यारी बेटियों, आज मुझे आपके बीच में पहली बार आने का सौभाग्य मिला। और वैसे तो छत्रपति संभाजी नगर में पहली बारी में आया हूँ। जालना में कल एक कार्यक्रम था मेरा। माननीय सुनील माछड़ जी लगभग 20 साल से पारिवारिक रूप से हम जुड़े हुए हैं। मित्र भाव भी है, पारिवारिक भाव भी है। और ये अपने मित्र जनों के साथ, परिवार जनों के साथ लगभग 18-20 वर्षों से मेरे वहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र जिसको मैं चलाता हूँ, उसमें ये साल में 2 बार आते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो इनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार मैं आप सब के बीच में आऊं। तो जालना का संयोग बना, तो मैंने ही इनको समय दिया। मैं आ रहा हूं और आप सब के बीच में 1-2 दिन बैठ कर के चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, मैं तो एक शिक्षक रहा हूं। आप लोग सब मुख्य रूप से पहली दूसरी पंक्ति में उद्योगपति लोग हैं। इतना मैं बहुत अच्छी तरह जानता और समझता हूं कि भारत के विकास में, उन्नति में, प्रगति में उद्यमियों का बहुत बड़ा योगदान है। उद्योगपति लोग इस देश की जीडीपी को बढ़ाने में, इसके विकास करने में और लोगों को रोजगार देकर ऐसे लोगों के घरों के में दिया जलाने का काम करते हैं जिससे समग्र राष्ट्र का विकास होता है। आप उद्योग को कैसे और उन्नत किया जाए, इसमें मेरे को बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत को मैंने पढ़ा तो इस देश में एक ऐसा युग था कि जब भारत का व्यापार समस्त विश्व के अंदर फैला हुआ था और उस काल में भारत आयात कम करता था, निर्यात ज्यादा करता था। हमारे देश के समुद्री जहाज इतने उन्नत थे कि जिनके माध्यम से समुद्री मार्गों से सारी दुनिया में हम माल सप्लाई करते थे। और छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं, एमएसएमई, तो वो ये आज देश की नई सोच नहीं है। ये तो भारत के गांव-गांव के अंदर हुआ करती थी। इस देश में एक भी गांव ऐसा नहीं था उस काल में। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत जरूरी समझने का है, इस देश में एक भी गांव ऐसा नहीं था कि जो अपने जीवन की सारी जरूरतें अपने गांव में ही ना पूरी करता हो। शहर से 2 चीज गांव में जाती थी और बाकी सारी चीज गांव से शहर में जाती थी। 2 चीज क्या थी? एक लोहा और एक नमक। लोहा और नमक 2 चीज गांव के लोग शहर से ले जाते थे। बाकी हमारे जो गांव थे वो अपने आप में एक दूसरे से कैसे कुटीर उद्योग के माध्यम से जुड़े थे। कपड़ा बनाने का काम जुलाहा करता था, तेल निकालने का काम तेली करता था, बाल काटने का काम नाई करता था, जूता बनाने का काम चर्मकार करता था, लोहे का काम लोहार करता था, लकड़ी का काम तरखान मिस्त्री करता था, भवन निर्माण का नाम उनके मिस्त्री अपने होते थे।
तो एक भी, और किसान खेती करता था, और जो चीज गांव में बनाई जाती थी, ये तो मैंने छोटी कही, महिलाओं की आवश्यकता के श्रृंगार के सामान, पुरुषों की जरूरत का सामान, मानव को उस काल में जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी, गांव में महिलाओं के, पुरुषों के समूह आपस में करते थे। कुटीर उद्योग थे गांव गांव के अंदर, और वो लोग जितनी जरूरत थी अपना रख लेते थे, आदान प्रदान करके रखते थे वो एक दूसरे के साथ। जो बचता था ना सामान, तो उस सामान को ये जो पहली दूसरी पंक्ति के लोग बैठे ना बेटियों, ये लोग गांव में जाते थे और ये उस सामान को उन गांव वालों से खरीदते थे, और ये उनको समुद्री जहाजों से जिस देश की जरूरत होती थी उसमें भेजते थे, और सामान के बदले ये आजकल वाले कागज के रुपए नहीं लेते थे वो लोग, वो उसके बदले में सोना लेते थे, और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया था। इसलिए इस देश का नाम क्या पड़ा वो आप बताओ, आगे समझ में बात। सोने की चिड़िया, ये इस देश का नाम यूं ही नहीं पड़ा, इतना वैभव यहां था, इतनी टेक्नोलॉजी उस काल में विकसित थी जो अन्य देश में नहीं थी। जब यूरोप के लोग वल्कल वस्त्र पहनते थे, उस समय भारत के ढाका का मलमल एक माचिस की डिब्बी में बंद करने की ताकत इस देश के लोगों में थी। हम इतने विकसित थे, और इससे बड़ा विकास, कल माछड़ जी के साथ जाकर मैंने एलोरा की आपकी गुफाएं देखी। दुनिया में इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो सकता है? आज से 2000 साल पहले, 2000 साल पहले की जो पेंटिंग है वो आज तक भी उसमें विद्यमान है। आज जो ये भवन बनाए जा रहे हैं ना मॉडर्न ढंग से, लोहा सूर्या सब कुछ, इसकी भी लाइफ 100 साल से ज्यादा नहीं है। क्यों साहब, ऐसा ही है ना? जो रिकॉर्ड जो देते हैं सर्टिफिकेट, इसकी 100 साल एक उम्र है, और इसको बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का युग माना जा रहा है। कैंटिलीवर जो एलोरा की गुफाओं का है, कितना हजारों टन वजन उसके ऊपर है, और वो किस रूप में उस काल के हमारे, आप जो बच्चे बैठे हैं ना, आपका जानकारी मुझे कल मिली माछड़ जी से, इनके मित्रों से, आप वो बेटियां हैं जो भारत का गौरव है, भारत का सम्मान है, भारत की अस्मिता है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी जीवन में कभी भी हीन भावना मत आने दो, कॉम्प्लेक्स मत आने दो। आप उन लोगों की संतान हैं जिन्होंने एलोरा अजंता की गुफाएं बनाई। आप में वो क्षमता जो हम कुछ भी पैदा कर सकते हैं। परिणाम एक ही रहा, हम दुर्भाग्य रहा कि वैभव बहुत था। जब धन आता तो बुराइयां भी से साथ लेकर चलता है। जहां बहुत धन आता है वहां यदि संस्कार और नैतिकता का अभाव हो जाएगा तो आदमी के पतन की सीमा नहीं होती, वही धन उनके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसा हुआ, धन की दृष्टि से हम सोने की चिड़िया के रूप में थे, लेकिन यहां धीरे धीरे चक्रवर्ती राजा समाप्त होते गए, मांडलिक राजा बन गए, वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, एक दूसरे से द्वेष करते थे, और उन्होंने अपनी ईगो की पूर्ति के लिए विदेशी आक्रांताओं को आने की मदद की और उनका सहयोग किया, और उसका परिणाम उन्होंने देखा, रे यहाँ तो जन्नत है, यहाँ तो भरा पड़ा ही है सोना चांदी हीरे ज्वारात से देश।
एक एक मंदिर पर महमूद गोरी गजनी कितने बार आक्रमण किए, ऊंट घोड़े हाथियों पर सोना चांदी हीरे ज्वारात लाद लाद करके ले जाते रहे। तो ये जो आक्रांता इस देश में आए, अच्छा बच्चों एक बात बताओ मेरे को, इसको कई लोग आजकल के जो अल्ट्रा मॉडर्न है वो शायद इस बात को स्वीकार कम करते हैं, लेकिन आप बच्चे उत्तर देना, क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूं, मैं तो बच्चे पढ़ाता रहा हूं, तो इस क्लास में बोलोगे कि नहीं? अच्छा यूं बताओ, रात को चोर उसी घर में घुसेगा ना जिसमें कुछ मिलने की संभावना हो? क्यों साहब, झोपड़ी में रात काली क्यों करेगा? समझ में आई? जब इस देश में था ही कुछ नहीं और ये चूचू का मुरब्बा था, काफले आते गए, हिंदुस्तान बसता गया, नरगल बातें, काफले तो वो आकर के लूटते रहे, बसे तो हम पहले ही थे। हम इतने परिपूर्ण थे, जब यहां कुछ था तभी तो इतने आक्रांता यहां आए। मंगोल आए, यहूदी आए, पारसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, न जाने कितने शक आए, हूण आए, कितनी दुनिया चारों तरफ से उन्होंने इस देश पर आक्रमण किया। किस लिए? लूटने के लिए, यहाँ के वैभव को लेने के लिए। यहाँ इतना अपार धन संपदा था, आप यहाँ की कला कौशल को आपसे ज्यादा कौन समझेगा? जो कल मैंने एलोरा की गुफाओं में देखा, क्या उनकी टेक्नोलॉजी, उनको निर्माण करने की, इतना बड़ा पहाड़। और आजकल वहाँ मशीन ये तो थी नहीं, क्रेन जैसी कुछ तोड़ फोड़ या आजकल ड्रिल करने वाली मशीन, वो तो छीनी हथौड़ा था। कैसे पिलर से पिलर की दूरी है, कैसे उनकी बनावट है, कैसे उनका शिल्प है, कैसे उनकी रचना है, कितना परिपूर्ण वो सिस्टम है। तो ये अद्भुत चीज है, इसकी ओर मैंने लंबी बात नहीं करनी, केवल इसलिए कि हम आदि काल से विश्व को गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते रहे। भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में भी जाना जाता है। ये आजकल जो विदेश में पढ़ाते हैं लोग बच्चों को, और गर्व से कहते मेरा बेटा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में है, फलाना है। एक जमाना ऐसा था जब सारी दुनिया के लोग, और प्रमाण उसका, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादगर जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। भारत के ऋषि मुनियों ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर विश्व के लोगों को हजारों वर्ष पूर्व संबोधित करते हुए कहा था, दुनिया के लोगों, यदि तुम साइंस, टेक्नोलॉजी, आध्यात्मिक और भौतिकवाद की शिक्षा चाहते हो, दुनिया में जीवन जीने की कला चाहते हो, मानव जीवन का संपूर्ण वैभव और विकास करना चाहते हो, तो अपने अपने देश से बोरिया बिस्तर बांधकर भारत की इस धरा पर आओ और यहाँ के गुरु चरणों में बैठ कर के चरित्र और जीवन की शिक्षा को ग्रहण करो। ये था। और ये तक्षशिला, नालंदा, ऐसी हजारों गुरुकुल यूनिवर्सिटी जिस देश में थी, दुनिया के लोग यहाँ आकर के पढ़ने आते थे। ऐसा जमाना था इस देश का। लेकिन मैं बता रहा था कल बंधुओं में मिलकर कि ये नियम है दुनिया का, संसरती संसार गतिशील है। जो आज ऊंचाई पर है वो नीचे आएगा, जो नीचे ऊपर जाएगा। जीवन का प्रवाह है। जब हम बुलंदियों पर थे, सब लोग हमारी ओर देखते थे। बीच में हमारी आपस की फूट के कारण, आपस के तनाव झगड़ों के कारण, एकता न रहने के कारण, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को गंवाने के कारण हम लोग गुलाम बने। और इतनी लंबी गुलामी, हजारों साल की हमने देखी, और उसकी मानसिकता गुलामी की ने ऐसा हमारे को इतिहास पर बना करके दिया गया
कुछ इतिहास जला दिया गया। ऐसी चीज प्रस्तुत की गई ताकि आप जैसे बेटे और बेटियां हीन भावना का शिकार बन जाएं, वो अपने पूर्वजों पर गर्व ना करने पाए और यूं सोचे हम तो कुछ ही नहीं थे, वही सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ही सब कुछ थे। और अब जिस दिशा में अंगड़ाई लेकर के देश चल रहा है, इस बात का प्रमाण कुछ ही दिनों में और मिल जाएगा कि हम कितनी क्षमता रखते हैं। और जो लोग उन्नति कर रहे हैं ना, वो भी हमारे वाले ही करवा रहे हैं। आज अमेरिका में भी जितने डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, सीईओ बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सारे ही तो भारत के हैं। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति तक पिछले वाले हिल गए थे, अपने बच्चों में बोल रहे थे एक जगह, पढ़ लिया करो नहीं तो भारत वाले तुम्हें निगल जाएंगे। उनको इतना खतरा है, इतनी वैभव और बुद्धि क्षमता इस देश के लोगों में। तो मैं अधिक न कहते हुए प्यारे बच्चों, आप बड़ी संख्या में आए हो, कभी कमजोरी मत आने देना, हीन भावना मत आने देना। ये मत सोचना कि बड़े परिवारों में पैदा होकर के ही बड़ा आदमी बनता है। बड़ा आदमी बनने के लिए विचारों की पूंजी चाहिए, विल पावर चाहिए, उसमें हमेशा आगे बढ़ने की, चुनौतियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। प्यारे बेटे और बेटियों, इस देश में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति एक मछुआरे का बेटा था। उसका पिता उसको पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे पाते थे। टूटी साइकिल पर स्कूल जाने से पहले घर घर अखबार बेचते थे, तब फीस दे पाते थे। उसका साथी एक मंदिर के पुजारी का बेटा, जिसके पिता उसकी हेल्प करते थे। 10वीं की क्लास जैसे तैसे पूरी ही, उच्च शिक्षा लेना चाहते थे। पिता ने कहा छोड़ो और मेरे साथ ये नाव बनाने का काम करो, मैं रोटी के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। उनकी इकलौती बहन घर पे आई हुई थी माई अपनी ससुराल से। घर में झगड़ा चल रहा था, अब्दुल कलाम पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता कहता मेरे पास प्रबंध नहीं है, मैं पढ़ा नहीं सकता। बहन को जो थोड़े बहुत उस काल में जेवर दिए थे, बहन ने वो जेवर बेचे, भाई को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया। और कितने तनाव से गुजरा जीवन में, लेकिन विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, लक्ष्य, परिणाम, इस देश को महाशक्तिशाली बनाने का काम उस व्यक्ति ने किया। मिसाइल मैन वो बने और भारत के त्यागी, तपस्वी, सर्वमान्य राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। बेटे, आप और हम, आप कभी भी ये मत सोचो कि हम अभाव में हैं, दीनता, हीनता, गरीबी में हैं, हमारे पास साधन नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी तो पारिवारिक रूप से क्या आर्थिक रूप था। चाय बेचने का काम करने वाला बालक आज विश्व स्तर पर भारत की गरिमा और गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो आप में कौन सी कमी है? इस भाव से आगे बढ़ना है। हमारे देश के पूर्वज महान थे, हमारे देश के उद्योगपति कितने ऊंची बुलंदियों को आर्थिक रूप से विकास की ओर देश को ले जा रहे हैं। कितने लोगों के लिए वो घर में उनके लिए व्यवसाय दे रहे हैं। हमारे पास सब कुछ बहुत बड़ा रूप है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे आ गए हैं और इस समय ग्रोथ लेवल दुनिया में नंबर 1 भारत का चल रहा है। अगले 2-3 साल में ही हम दुनिया के पहली 3 ताकतों में बनेंगे। आज कौन सी चीज है जो भारत में नहीं बन रही है? ये जो सब कुछ है, ये आप प्यारे बच्चे मजबूती से आप आगे बढ़ो। और मेरे जो उद्योगपति बंधु हैं, जो अपनी मेहनत से, निष्ठा से, परिश्रम से, जिन्होंने अपने अपने उद्योग स्थापित करके भारत को जहां एक विकसित भारत की दिशा में बढ़ाया,
आर्थिक रूप से उसको संपन्न करने का काम किया और हजारों करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार देने का काम किया। ये जो योगदान है ये आपस में हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरे आपके शरीर में पैर बीच वाले को मजबूत करता है, बीच वाला हिस्सा इसको मजबूत करता है, यहाँ वाला इसको करता है। अंगूर पैर में कांटा लगता तो आंख से आंसू आता है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ तंत्र, ऐसा ढांचा जब समाज का मित्रता का प्रेम का बनता है तो वो राष्ट्र समाज बहुत प्रगति और उन्नति करता है। तो इस दिशा में मैं पुनः आज इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे उद्यमियों ने जो ये कार्यक्रम किया है, जो मराठवाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और ये कैसे उन्नति करे ये तो आप समझेंगे। मैं विशेष रूप से जो चीज़ जिसके पास है वो दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बोर तो नहीं हो गए आप मेरे से? थोड़ी बात कर लूँ मैं? अच्छा, अब दूसरी पहली बात मैं करने लगा हूँ वो आप सब के लिए, मेरे लिए भी। लेकिन ये जो चर्चा मैं करूँगा ना, ये अब जो वो सब भाषण मैंने नहीं रट रखे हैं। मैं प्रैक्टिकल जो खुद करता हूँ वही बोलता हूँ। मैं बिना प्रैक्टिकल के पुस्तक पढ़ के भाषण नहीं देता। दो चीज़ों पर इस समय मैं काम कर रहा हूँ। पुरानी चर्चाएं, मेरा परिचय बहुत आपने पाया कि वो सब काम प्रयास किया करने का। लेकिन इस समय दो विषय में नंबर 1 पर लेके चल रहा हूँ। गुजरात के राज्यपाल के रूप में मैं हिमाचल में भी 4 वर्ष रहा और वो दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर और स्वास्थ्य। अच्छा ये बताओ, हम जितने भी लोग बैठे हैं, ये जो दुनिया है जिसमें हम आए हैं, ये जो हमने भव्य भवन बनाए, लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियां की, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए, बहुत धन भी इकट्ठा किया और सारे सुविधाओं के सामान हमने बना लिए और बना रहे हैं, लेकिन इनका उपभोग करने वाला ये शरीर रोज डॉक्टर के यहाँ मरम्मत कराने के लिए बैठा रहे तो ये धन किसी काम का है? बोलो जी। सबसे पहले हमारे यहाँ लोगों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये ऋषियों का संदेश है कि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, निरोग है, वही दुनिया का भी सुख ले सकता है और परमात्मा के अध्यात्म का भी सुख वही ले सकता है। जिस पे शरीर का सुख नहीं है उसको कहो भगवान के आगे आलती पालती लगाकर, पद्मासन लगाकर बैठ, वो बैठेगा? कभी पेट में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, काहे की भक्ति होगी जब बैठ ही नहीं सकता? और स्वस्थ शरीर नहीं तो अपना वैभव धन का आनंद सुख उपभोग भी नहीं ले सकता। इसलिए हमारे ऋषियों ने ही आयुर्वेद में लिखा है। आयुर्वेद का ऋषि कहता है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। जो आदमी मानव देह को धारण करके धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, परम सुख प्राप्त करना चाहता है, तो पहला आधार है शरीर का स्वस्थ होना। शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और यदि वो अनुकूल नहीं है तो फिर दुनियादारी कुछ नहीं। अच्छा, अगली बात, हमारे ये जो दुनिया के संबंध है, मैं यहाँ से माछड़ जी ने बुलाया, आप सब यहाँ माछड़ जी या आपस में इंडस्ट्रियल लोग मिले, ये बेटियाँ एक दूसरे के संपर्क में आई। ये जो दुनियादारी का हमारा जुड़ाव है ये किस कारण है? शरीर के कारण है ना। यदि ये ना रहे
तो कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, कौन पत्नी, कोई भाई, कौन रिश्तेदार। जीवन है तो सब रिश्ते हैं, और जीवन की राम नाम सत हुई तो उसी दिन रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं, आया ना। तो इसका मतलब क्या है, प्यारे बच्चों और आदरणीय बंधुओं, जो व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, योग करता है, प्राणायाम करता है, समय पर उठता है, समय पर सोता है, वो खाए जो खाने वाला है, वो ना खाए जो नहीं खाने वाला है, इससे क्या होगा, आप स्वस्थ होंगे, आप परिवार को ज्यादा बढ़ा पाएंगे, आप परिवार के सुख के साधन बढ़ा पाएंगे, आप समाज के लोगों की ज्यादा सेवा कर पाएंगे, आप देश को ज्यादा आगे बढ़ा पाएंगे, आप सबके सुख का काम कर पाएंगे। जो खुद ही बीमार है, सेवा करोगे या दूसरे से सेवा कराओगे? क्यों साहब, है ना। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, और उसका आधार क्या है, ये शरीर स्वस्थ कैसे रहे। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं, मैं 1998 में, दोबारा सुनो, 1998 में मेरी मृत्यु घोषित हो गई थी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, अपोलो दिल्ली, और क्या नाम, पीजीआई चंडीगढ़, सब डॉक्टर्स ने मेरी वीडियो एंडोस्कोपी, उस काल में इतनी ये मेडिकल साइंस इतनी विकसित नहीं थी जितनी थी, लेकिन उसमें भी सब जगह मेरी एक ही रिपोर्ट आई थी कि आदमी 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। 1998 में ये हुआ था, और मैं 88 केजी का था, कुश्ती करता था, गुरुकुलों में पढ़ा, मजबूत था, लेकिन 88 से मेरा वेट 53 केजी आ गया था। और उस रोग की चर्चा करूंगा, वही विषय लंबा होगा, लेकिन मैं बिना दवाई के, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से, नेचुरोपैथी से, वो मेरा रोग जड़ से ही नहीं गया। उसको, रोग का नाम बताता हूं, उसको बोलते थे क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसका आज भी पूरी दुनिया में परमानेंट कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति कर ली तो भी परमानेंट इलाज उस बीमारी का नहीं है। स्टेरॉइड देते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ, मतलब धक्के से जीवन जीना पड़ता, और अंत में विदाई समारोह ही होता है, लंबा नहीं चल पाते। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा थे, खान पान से, जीवन शैली से, वो भी ठीक किया, और सैकड़ों लोग देश विदेश के मैंने वहां ठीक किए। और अब तो माछड़ साहब और उनकी टीम वहां प्रति वर्ष जाते हैं, उसी से मेरा इनसे मैत्री भाव हुआ, उससे पहले मेरा कोई परिचय नहीं था। और ये लोग वहां जा करके उसमें सुधार भी कराते हैं। हम भी थे लोकल से आदमी, लेकिन ये मॉडर्न लोगों का हमें भी लाभ मिला, जो सुझाव देते हैं उसमें और प्रोग्रेस करते हैं। और अब देश विदेश से लगभग 100 बेड का हो गया माछड़ जी वो, लेकिन इन दिनों वो बेड खाली नहीं रहते, इतनी दुनिया देश विदेश से आती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? संभव है। इस दुनिया में कोई असंभव चीज नहीं है, जो होने वाली हो सकती वो हो जाती है। भगवान ने, अच्छा बताओ, हम जितने यहां बैठे, हम भगवान ने सब स्वस्थ पैदा किए थे कि नहीं? बोलो, सब पैदा होते ही रोए थे कि नहीं? काम इस दुनिया में रोने से शुरू होता है, लेकिन कमाल ये है, ना रोए तो कहे ये बीमार है, डॉक्टर पे भागते हैं लेकर के। तो वहीं से शुरू हुई, माँ का दूध मिला, खान पान मिला, चलना सीखे, सब कुछ होता गया, बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुए, फिर बीमार क्यों हो गए? वो इसलिए हुए कि हमने अपनी रहन सहन, दिनचर्या, खान पान सब कुछ गड़बड़ा लिया।
और इतना गड़बड़ाया है, अब तो आकर के अति हो चुकी है, अति हो गई है। मेरे पास ये मैं रिपोर्ट लिए हुए हूँ, मेरे साथ पास में रिपोर्ट्स हैं। भाइयों और बहनों, इस समय जो मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के साथ नया एक विषय जोड़ा, वो जोड़ा प्राकृतिक खेती। वो क्यों जोड़ा? आदमी आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, गीता में भगवान कृष्ण लिखते हैं, आहार से ही मन बनता है, आहार से ही शरीर बनता है। आहार शुद्ध नहीं तो विचार शुद्ध नहीं बन सकते और शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। तो इस समय हमारे खेतों में, आप में किसान तो कोई होगा नहीं मेरे ख्याल में, जो है तो हाथ खड़ा करें। अरे वाह, आए हैं कुछ तो हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, पीछे हैं। इस समय हमारे जो खेत हैं उनमें इतना यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इतना जहर पड़ रहा है कि उस जहर का परिणाम है कि सारा पानी भी दूषित हो गया। आप सब मेरे को बताओ, ये जो बोतलें हैं, आज से 20 साल पहले कोई लिए घूमता था क्या? बोलो भाई, चुप नहीं बैठना, अगले भी बोलो। क्यों साहब, कहीं पर भी पानी पीते थे कि नहीं? और मैं जिस हरियाणा प्रदेश कुरुक्षेत्र में हूँ, वहाँ मेरे को याद है, आप जैसे बच्चे, आप तो बड़े हो गए, हम तो छोटे थे, 3-4 किलोमीटर पढ़ने जाना पड़ता था। पहले खेत में पिताजी काम करवाते, फिर बस्ता यहाँ लगते, फिर दौड़ते पैदल। तो रास्ते में एक कुई पड़ती पानी पीने की, प्याऊ। तो हमारे यहाँ उसके ऊपर एक रस्सी बंधी होती थी, वो उसकी लंबाई कुल 10, 12, 15 फीट थी। हम उससे पानी खींच के पीते थे। अब वो कुई खत्म हो गई। पानी जो 15 फीट था, अब मेरे यहाँ पानी 300 फीट पे चला गया। 15 फीट वाला पानी, और गुजरात में तो 1-1 हजार फीट नीचे है। और आपके यहाँ भी कहीं कहीं होगा, महाराष्ट्र में। अब क्या स्थिति बन गई है? जो पानी हाथ से खींच लेते थे वो नहीं मिला, कहीं भी पी लेते थे, अब कहीं नहीं पी सकते, ये बोतल लिए घूमते सारा दिन। ये स्थिति हो गई। माँ के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, भैंस गाय के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, और जो हम आहार ले रहे हैं इसकी कितनी दुर्गति हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं तो इस काम पे 4-8 साल से लगा हुआ हूं, जहर मुक्त खेती की ओर बढ़ो। लेकिन जिन लोगों की समझ में नहीं आई, अब उन्हीं की समझ आई। ये आईसीआर के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उन्होंने रिपोर्ट है, ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर की रिपोर्ट है। इसमें एक यूनिवर्सिटी है विधान चंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पश्चिमी बंगाल की, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन तेलंगाना की। इनके 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने मिलके अभी 2 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की है। ये सुनो ध्यान से आप लोग। मतलब हम पैसा कमाए, बहुत अच्छी बात है, उसके बिना प्रगति उन्नति समाज की नहीं होगी। उद्योग बनाएं, खूब बढ़िया जीवन जिए, ये तो हमारे यहाँ लिखा वेदों में, वयम श्याम पतयोरेणाम, हम दीनहीन कंगाल बन के ना जिए, धन ऐश्वर्य के स्वामी हो, ये वेदों में लिखा। लेकिन जियोगे कैसे जब हाल गड़बड़ हो गया? उन साइंटिस्ट की रिपोर्ट है 2 महीने पहले की, उन्होंने रिसर्च किया गेहूं और चावल पे, क्योंकि भारत में लोगों का सबसे ज्यादा पेट भरने में 2 ही फसल प्रयोग में आती, गेहूं और चावल। और दोनों पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि इस समय भारत के इन दोनों अनाजों के पोषक तत्व 45% हैं ही नहीं, गायब हो गए।
45% पोषक तत्व न गेहूं से मिल रहे न चावल से मिल रहे, और खतरे की रिपोर्ट है वो। उसमें अनेक तरह के जहर, जो जहर यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड के हैं, उनके कई नाम दिए हैं, वो रिपोर्ट में है, वो उनमें आ गए हैं। आर्सेनिक जैसा, आर्सेनिक तो सांप के अंदर जहर मिलता, आर्सेनिक जैसे जहर, लेड और कई तरह के जहर उनमें पाए गए, कई कई सौ गुना बढ़ गए। अब आप सब से मैं पूछता हूं, उन्होंने केवल 2 अनाज पर रिसर्च की है, किस पर? गेहूं और चावल पे। वो गेहूं चावल उसी धरती में होता ना जिसमें साग भाजी भी होती हैं, वहीं पर फल फ्रूट भी होते हैं, वो जमीन अलग थोड़ा ही है। वो तो रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया, वो हमारे से बेचारे भय खा रहे, कभी लोग भयभीत हो जाएं। अच्छी बात भी है, भयभीत नहीं करना चाहिए, लेकिन सचेत भी तो होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ये भी तो जरूरी है कि नहीं है। तो और रिपोर्ट में लिखा उन्होंने कि ये पोषक तत्व 2040 तक 45 जो हैं ये और आधे हो जाएंगे। और उसका परिणाम क्या है? जब शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। इसका परिणाम एकदम हम रोग से ग्रसित होंगे, और हमारे ऑर्गन जो अंदर के हैं वो वीक हो रहे हैं, और उसका परिणाम अनेक बीमारियां। आप तो प्यारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, अगले वाले बताएंगे ईमानदारी से। आज से 30-40 साल पहले हमारे घरों में कोई डायबिटीज का आदमी था क्या? क्यों साहब, कोई बताए? आज से 50 साल पहले किसी ने कैंसर नाम को सुना था क्या? हार्ट अटैक को जानते थे क्या? पेनक्रियाज फेल हो गई, किसी ने पता है क्या? किसी का किडनी फेल हो गई, कोई जानता है क्या? कुछ भी नहीं था, ये रोग थे ही नहीं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अस्पताल किसके बन रहे हैं? कैंसर। कोई शहर नहीं अब डॉक्टर जुटे पड़े कैंसर के अस्पताल बनाने में। क्यों? मैं गुजरात में हूं, और वहां एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जयेश पटेल साहब हैं, कैंसर डिपार्टमेंट के हेड। तो मैं कैंसर जो वहाँ पर एक गुजरात कैंसर सोसाइटी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ पूरे गुजरात का। साल में वो एक मीटिंग बुलाते हैं, ऐसे जैसे हम बैठे। मैं अभी गया 2 महीना पहले उस मीटिंग में। मैंने वहाँ उनसे पूछा कैंसर की क्या स्थिति? जी पूछो मत। फिर भी कि 3 साल में 3 गुना बढ़ गए, 3 साल में 3 गुना बढ़ गए। WHO की रिपोर्ट है, अगले 10-15 साल भारत के लोगों का खान पान जीवन शैली यही रही तो भारत में भयंकर रूप से कैंसर का विस्फोट होगा। कौन जानता था घर घर में डायबिटीज के लोग मिलेंगे? वही स्थिति इसकी होने वाली। क्यों? उसका मूल कारण है, कारण के बिना कार्य नहीं होता, कारण है तो कार्य होगा। हमारे यहाँ वैशेषिक शास्त्र में लिखा कारणाभावात् कार्य भाव है, न तो कारणाभावात् कार्य भाव है। मैंने कल भी चर्चा की थी माछड़ साहब। अच्छा बच्चों, यूं बताओ, कोई आदमी यूं कहे बादल एक भी नहीं था, वर्षा बहुत हुई, चलेगा? कोई आदमी ये कहे धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, चलेगा? यह है कारण कार्य का सिद्धांत। कारण होगा तो कार्य होगा, कारण नहीं तो कार्य संभावित नहीं है। बादल होगा तो वर्षा होगी, आग होगी तो धुआं होगा। तो ये जो चर्चा, यार रात बिल्कुल ठीक था, मेरे साथ पार्टी में था, इकट्ठा हमने खाया और सवेरे गया। क्यों साहब, ये हो रहा है कि नहीं? तो एकदम नाम की चीज है दुनिया में कोई? ये कैसे संभव है?
कारण बना हुआ है। पता नहीं कितने साल से जहर का फोड़ा अंदर था जो कैंसर के रूप में विस्फोट हुआ और गया, हार्ट जमा पड़ा और गया, किडनी फेल है और गई। एकदम नाम की चीज दुनिया में कुछ नहीं, बिना कारण के दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। ये सब कुछ मैं आप सबसे पूछता हूं, जितने हम मेरे सहित आगे वाले बैठे तो बच्चे, हमारे माता पिता बुजुर्ग ने किसी ने घुटने बदलवाए थे क्या? क्यों भाई साहब? काम तो वो करते थे, घुटनों से बदलवाने हमने पड़ रहे हैं। क्यों जी? कोई करता घुटनों से काम? लिफ्ट से ही हम चढ़ते हैं, लिफ्ट से उतरते, घुटने का तो काम ही नहीं। और वो जो करते थे उन्होंने तो बदलवाने नहीं पड़े। आज किसी के बचते ही नहीं बिना बदलवाए। ये सब कुछ क्यों है? जो घुटने को पोषक आहार से मिलना था वो मिल ही नहीं रहा, जो हार्ट को मिलना था वो नहीं मिल रहा, जो ऑर्गन को मिलना तो मिल ही नहीं रहा। और इसमें एक रिपोर्ट और है साथ में, वो है एक संस्था लासेंस स्टडी, ये 29 फरवरी 2024 की इसकी रिपोर्ट में इसने दिया है। ये एक ऐसी संस्था है कि जो स्वास्थ्य पर समय समय पर रिसर्च करके लोगों को प्रसारित करती है। तो इस संस्था ने रिपोर्ट अभी मैंने बताया ना 29 फरवरी को लासेंस स्टडी ने दी है कि भारत में मोटापा बढ़ रहा है और कुपोषण का सब शिकार हो रहे हैं। सोचो आप ध्यान से। कल मैं और माछड़ साहब गए वहाँ, क्या नाम, एलोरा में, तो वहाँ कल छुट्टी थी, आजकल यहाँ बच्चों की भी छुट्टियाँ, तो बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। तो भारी संख्या में लड़के लड़कियाँ माता बहनें आई थी। अब मैं तो जो जिस बीमारी को लिए फिरता उसका ध्यान उधर ही जाता है। तो मैंने देखा उन हजारों लोग थे ना कल माछड़ साहब, हजारों होंगे, भीड़ थी, लेकिन उनमें 10% भी आदमी फिट नहीं थे, 10% भी फिट नहीं थे। मैं देख रहा था, कोई इधर से निकल रहा, कोई इधर से निकल रहा, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ठीक ठाक नहीं था वहां पे। 2 सीढ़ी, ये देखो ना 80 वर्ष के हो गए हैं सुनील माछड़ जी, सीढ़ियों पर जवानों की तरह लास्ट तक हम गए। और जो ये पहलवान साहब लड़के लड़की जो 22-24 साल के, वो हाँप रहे, और कोई यहाँ बैठा सीढ़ी पे, कोई यहाँ बैठा। ये ताकत है आजकल, है क्या नहीं? ये मैं मजाक नहीं, सोचो इस प्रकार। और सब कपड़ों से बाहर निकलने की तैयारी में। काहे का ये स्वास्थ्य है? ये रिपोर्ट बता रही है, रिपोर्ट के भारत में मोटापा बढ़ रहा है और अंदर से खोखले। देखने में तो लगे तो बड़ा बलवान होगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो वो खा रहा है, जो वो पी रहा है, जैसी जीवन शैली है, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। और ये खतरनाक है आने वाले समय के लिए। दुनिया भर के अस्पताल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें भीड़ कम हुई क्या? सोचना चाहिए हमने इन चीजों की ओर। भाई पानी पिए प्यास बुझनी चाहिए कि नहीं बुझनी चाहिए? भोजन खाए तो भूख मिटनी चाहिए कि मिटनी चाहिए? जब इतने डॉक्टर और अस्पताल हैं तो बीमारी भी घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए? ये तो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कारण पे चोट नहीं है, पत्तों पर सिंचाई है, जड़ में पानी नहीं है। जड़ को पकड़ना, जड़ क्या है? ये जहर वाला खान पान। और इस रिपोर्ट में क्लियर दिया हुआ है उन साइंटिस्ट ने, 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने। इसका कारण क्या? जो 45% पोषक तत्व अनाजों में, सब्जी फल, किसी में भी नहीं बचे हैं, किसी में भी नहीं बचे। उसके 2 कारण दिए उसने, उन साइंटिस्ट ने 2 कारण दिए। अंधाधुंध यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जहर का खेतों में डालना, एक। हाइब्रिड का ज्यादा उपयोग, हाइब्रिड बीजों का उपयोग। हाइब्रिड बीज में उत्पादन जरूर बढ़ेगा,
लेकिन उसके पोषक तत्व उसमें नहीं है। पेट तो वो भर रहे हैं, लोगों को मोटा भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो पोषक तत्व जाने थे वो नहीं बचे। मेरे पास 2 तरह की ब्रीड है गाय की, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी भी हैं विदेशी, और भारत की मूल भी ब्रीड हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी, ये गाय भी मैं रखता हूँ। और दोनों के दूध पर मैंने रिसर्च कराया, पोषक तत्व पे। मेरी जो वो गाय है विदेश की, वो 30 लीटर से 55 लीटर पर डे दूध देने वाली है, और जो इंडियन ब्रीड है वो 12 से 20-22 तक देती है। अंतर क्या पाया कि जो HF उसमें है, उसमें तो कुल 30% मिला पोषक तत्व, हमारी में जहां 100% मिला है। हमारी गाय में 100% मिला और उनमें 30% मिला। यही स्थिति भारत के मूल देसी बीज और प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो उसमें पोषक तत्व 100% हैं, और इस हाइब्रिड और जहर वाली खेती में 45 पे आ चुके हैं, ये रिपोर्ट है। और ये आने 2040 तक कुछ है रिपोर्ट, और 2050 तक कह रही इसमें कुछ बचना ही नहीं है। ये साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। तो हम सबको, आप वो बुद्धिमान लोग हैं, आप समाज के प्रहरी हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए हम सबको इनकी जानकारी रहनी चाहिए और आने वाले अपने बच्चों के भविष्य और राष्ट्र के कल्याण के लिए इन पर चिंतन करना चाहिए। मैं तो इस काम पे जुटा पड़ा हूं। 9,20,000 किसान, ध्यान करो, 9,20,000 किसान अब तक मैंने केवल गुजरात में प्राकृतिक खेती से जोड़ दिए, और 2.25 लाख गाय, 2.25 लाख देसी गाय, इंडियन काऊ लोगों के घर घर में बंधवाई, और सरकार से 900 रुपया प्रति मास रुपया दिलवा रहे हैं ताकि किसान को उसकी मदद मिले। और वहां प्राकृतिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी ताकि एक नया रास्ता मिले दुनिया के लिए। 10-12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, ये नहीं जो नए आए, ये जिनकी रिपोर्ट इनसे अलग पिछले 7-8 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, और उनको मैंने इसी रिसर्च पर लगाया अपने खेतों में। वो सारे मेरे विरोधी थे कि ये देश को भूखा मारेगा, इसमें कुछ नहीं है प्राकृतिक खेती में। अब उनको यही नहीं पता था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और नेचुरल फार्मिंग क्या है। आप में भी जितने लोग बैठे हैं नहीं पता होगा। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती को एक ही मानते होंगे, बिल्कुल नहीं, कतई बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ये अब तक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते रहे वो पहले 3 साल उत्पादन नहीं देती, न उसमें खर्चा कम होता, न उसमें उत्पादन पूरा मिलता, और न उसमें लागत कम होती। तो वो खेती बिल्कुल फेल है मेरी दृष्टि में। मैंने 3 साल उसको किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग बिल्कुल उससे अलग है, और इसमें ईमानदारी से इसके 5 आयाम है प्राकृतिक खेती के। इसमें हम बीज की सिलेक्शन करते हैं, बढ़िया भारतीय मूल बीज, उनको फिर एक बीजामृत बनाते हैं, गोमूत्र, गोबर और थोड़ा चूना मिला करके, उससे उसमें संस्कारित करते हैं ताकि उसमें रोग मुक्त हो जाए और जर्मिनेशन पूरा बने, वो काम करते हैं। फिर हम धरती में घन जीवामृत बनाते हैं, वो भी गाय का गोबर, गोमूत्र, थोड़ा गुड़ और बेसन का एक मिश्रण है। उसको हम खेत में 2-3 क्विंटल डालते हैं बोने से फसल को पहले, और पानी जब भी फसल में देते हैं तो जीवामृत हम बनाते हैं, वो भी इन्हीं 4 चीज़ों का। उसमें पानी होता है, गोमूत्र होता है, 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी, उसका घोल बनाते हैं।
4 दिन घोलते हैं, 5वें दिन 1 एकड़ के लिए खाद तैयार है। एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की प्राकृतिक में खेती कर सकते हैं एक समय के साथ, एक गाय से। और जैविक खेती में 30 गाय से 1 एकड़ की खेती होती, वो उल्टा है बिल्कुल इसका। तो इसलिए उसमें उत्पादन मिला नहीं आज तक। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं ये वही खेती होगी, डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं, इसमें तुरंत होता है। एक गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे कर सकते हैं आप? खेती वाले नहीं, लेकिन बता सकोगे। ये होता क्या है, एक गाय, देसी गाय, एक दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती है और 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। हम एक 200 लीटर का खाली ड्रम लेते हैं, उसमें लगभग 170-80 लीटर पानी भरते हैं और उसमें 24 घंटे में गाय ने जो गोबर गौमूत्र दिया वो उसमें डाल देते हैं, एक दिन का, 24 घंटे का। और उसी में 1.5 से 2 किलो गुड़ मीठा करने के लिए मिलाते हैं और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, और इसको क्लॉकवाइज 4 दिन घोलते हैं। 5वें दिन इसमें इतने सूक्ष्म जीवाणु होते, कितने होते हैं अनुमान लगाइए। देसी जो गौ माया है, ये मैंने रिसर्च कराई, ये वैसी बातें नहीं है। ये माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट ने महीनों रिसर्च किया है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से लेके 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए। 300 से 500 करोड़ 1 ग्राम गोबर में। 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे प्यारे बच्चों? बताओ, पढ़ते होगे मैथमेटिक्स। 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे एक दिन के गोबर गौमूत्र में। समझ में आ गई? और गाय का मूत्र खनिज का भंडार है। हर प्रकार के धरती में जो रोग आते हैं फसल में, उसको खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका गौमूत्र है। और जब इन सूक्ष्म 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु को दाल का बेसन दो, तो वो प्रोटीन है कि नहीं? दाल। जब उन सूक्ष्म जीवाणुओं को प्रोटीन खाने को मिलेगा तो बलवान होंगे कि नहीं? स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। और गुड़ देंगे तो मल्टीप्लाई होंगे वो। और मिट्टी उसमें 1 मुट्ठी डालते हैं बड़े पेड़ की, खेत की नहीं, क्योंकि खेत में तो जीवाणु यूरिया डीएपी ने छोड़े ही नहीं है। किसी बड़े पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा तो वहां धरती सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। तो आपस में वो जब मिलेंगे तो वो होता है, उनमें एक कल्चर का निर्माण होता है। जैसे 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दो, पूरा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं? ऐसे ही वहां एक कल्चर का निर्माण होता है। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या उस ड्रम में हर 20 मिनट में डबल होती है। हर 20 मिनट में 30 लाख करोड़ 20 मिनट के बाद कितने होंगे? 60 लाख करोड़। और हर अगली 20 मिनट के बाद 160 लाख करोड़। और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो टिल 72 आवर, 72 घंटे तक वो उसी गति से बढ़ते 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 जाते हैं और फिर वो रुकते हैं, फिर वो मरने शुरू होते हैं। तो इस घोल को बनने के 5-4 दिन में खेत में किसान स्प्रिंकल से, ड्रिप से, पानी से खेत में देता है। और जब ये पानी, इसको बोलते हैं जीवामृत, खेत में फैलेगा और धरती में जो सूक्ष्म जीवाणु, उनसे मिलकर फिर कल्चर का निर्माण होकर, और ये सूक्ष्म जीवाणु असंख्य बनते, उनकी गिनती हो ही नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो बिना यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड जहर के खेती करने की ताकत रखते हैं। इनमें ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं, आकाश में जो 78.5% नाइट्रोजन हवा में, उसको ये खींचते हैं। और ये सूक्ष्म जीवाणु उसका भोजन बनाकर पका के पौधे की जड़ को देते हैं। ये आश्चर्य है, ये कोई जानता नहीं, समझता नहीं। देश को बर्बाद हमने कर दिया,
जहर डाल डाल करके। और जब ये जीवामृत और घन जीवामृत जो मैंने बताया पड़ेगा, तो एक धरती में अर्थवर्म होता, मराठी में क्या बोलते हैं उसको, गांडलू, हाँ गांडलू। तो वो जो होता है, क्या है वो अर्थवर्म, वो प्यारे बच्चों मिट्टी खाता है। और ये जो जैविक खेती करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें जो वो अर्थवर्म ला जाता है विदेश से लाया जाता है। अरे विदेशी तो मुश्किल से भगाए, तुम फिर लेके आते हो। तो वो विदेशी है, केचुआ बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो जो है वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है, एक टेम्परेचर में मर जाता है। और भारत का जो इंडिया का ये अर्थवर्म है धरती मिट्टी में, वो देखो यूं जाता धरती में, यूं जाता है, यूं आता है, इससे जाता है, इससे आता है। और ये अपनी लाइफ में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है, इतना परिवार बढ़ाता है। आप पे तो स्क्रीनिंग नहीं तो मैं दिखाता, आपने तो देखा था ना सर, है दिखाओ ना बच्चों को, ये इन्होंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं वो सीन, और आप भी देखोगे। अब ये आपके लिए जानकारी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वही दिखाना उतना ही क्षेत्र का। तो मेरे खेत में ये एक भी नहीं था, सब मर गए थे, बर्बाद हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था। मेरी धरती, किसान भाइयों, ये मेरे खेत का है। आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है, और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म, वो एकदम धरती से बाहर निकला। देखो लोगों, और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, बबल, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये जो दूसरा आप ये देखो, ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये जो बबल बुलबुले देखे ना आपने, क्यों है ये जो लाखों, एक एकड़ में 10 से 15 लाख तक ये अर्थवर्म मेरे खेत में ही समय, और ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। यूरिया डीएपी की जब मैं खेती करता था, धरती बंजर होकर मेरे धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 था। और उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती की, जो मैं चर्चा कर रहा हूं, उससे ये पिछले 8 साल में एक एकड़ में 10 से 15 लाख ये मेरे मनरेगा के बिना, वो मनरेगा वाले तो पैसे लेते हैं, ये तो बिना पैसे के मजदूर हैं। और ये पता कब की घटना, इसी साल रामनाथ कोविंद जी जो भारत के पूर्व माननीय राष्ट्रपति हैं, वो मेरा खेत देखने आए थे। और 2 दिन पहले इतनी बारिश हुई कि खेतों की मेड़, वो जो पाल बनाते हैं, सब डूब गई। मैंने कहा दिखाऊंगा क्या, ये तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आश्चर्य हुआ, 2 दिन बाद उन्होंने आना था, 48 घंटे में मेरे खेत का 1.5 फीट पानी जो खड़ा था, वो सारा इस अर्थवर्म के द्वारा करोड़ों जो छिद्र थे, उनमें नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया। भारत सरकार
करोड़ों रुपया लगा करके नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग ये सिस्टम नहीं बना पा रही। वो बोरिंग करते हैं, बंद हो जाते हैं, तब आप ऐसा है। प्राकृतिक खेती करोगे तो जहां 15 फीट पानी था ना धरती में, ये खेती होगी तो अपने आप ऊपर आएगा और बाढ़ नहीं आएगी। क्यों? बाढ़ कब आती है? तेज बारिश आई, ऊपर की 6 इंच उपजाऊ भूमि को बहा करके लेगी, बाढ़ आ गई। जब पानी नहीं बरसता तो अकाल पड़ गया। दोनों स्थितियों में प्राकृतिक खेती ना बाढ़ से भी मुक्ति दिलाएगी, खेत का पानी खेत में ही धरती माँ के पेट में जाएगा। और जब अकाल पड़ता तो कमाल मैंने अपने यहाँ देखा, हमारा कोई पेड़ नहीं सूखता, कोई पेड़ अब गर्मी में नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि धरती, अब आजकल लूएं गर्मी पड़ती तो धरती तपेगी कि नहीं? और तपेगी तो धरती के 2 फीट नीचे नमी है कि नहीं पानी की? तो जब धरती तपेगी तो 2 फीट नीचे वाष्प बनेगा उस नमी में, और वो वाष्प भाप जो है उन्हीं अर्थवर्म के छिद्र से ऊपर आकर पौधे की जड़ की सिंचाई करती है। हमारा पौधा अकाल में सूखेगा नहीं, वर्षा में मरेगा नहीं। और ये भी रिपोर्ट अभी आई है आंध्र प्रदेश में, जो दिवाली के आसपास भयंकर बाढ़ समुद्री तूफान से आई तमिलनाडु आंध्र में, तो 7-7 फीट पानी खेतों में जमा हो गया। जो रासायनिक खेती करते थे सब फसलें खत्म हो गई, और जो प्राकृतिक हमारी खेती करता था केवल 5% नुकसान हुआ। और इसमें लेख है मेरे पास, रिपोर्ट आप चाहें तो ले मैं दूंगा आपको। उसमें यूरोप के और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने ये बोला है, इस ग्लोबल वार्मिंग के युग में यदि सस्टेनेबल कोई कृषि है तो केवल प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग है। दुनिया को यही खेती बचाएगी, नहीं तो कोई रास्ता नहीं बनेगा। और जहर मुक्त भी होगी, बीमारी से भी मुक्ति होगी, पानी भी शुद्ध होगा, हवा भी शुद्ध होगी। कल मैंने एक निवेदन शायद किया था आपसे किन्हीं लोगों के बीच में कि 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती भी जिम्मेदार है। और ये कैसे है? ये यूरिया डीएपी जब किसान खेत में फेंकता है तो इसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो तीसरी एक गैस पैदा होती जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है। 312 गुना। करोड़ों टन यूरिया डीएपी डेली धरती पे जब साल में पड़ेगा दुनिया में, तो उससे कितना जहर हवा में मिलेगा। यही तो ग्लोबल वार्मिंग है। बिना समय की वर्षा, कहीं तूफान, कहीं आंधी, कहीं भूकंप, ग्लेशियर के पहाड़ पिघल गए, ये इसी का परिणाम है। तो ये जो नेचुरल फार्मिंग का एक लंबा सब्जेक्ट है, आपका विषय नहीं, लेकिन आपने सचेत होना। ये मैंने शुरू क्यों किया? इसलिए किया, लोगों को जहर मुक्त आहार मिलेगा तो उनका शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, वो अपने आप निरोग होंगे, लंबी आयु जिएंगे। और उसके साथ सबसे बड़ा विनाश अब शरीरों का बच्चों में और युवाओं में क्यों हो रहा है? एक तरफ तो ये जहरीला आहार, और दूसरी तरफ इसको फास्ट फूड और जंक फूड में बदलना, ये और केमिकल युक्त आहार। अब ये जो प्रचलन बच्चों में बढ़ा है, और बिना टाइम के खाना, देर तक जागना, देर तक सोना, ये सब, और शारीरिक मेहनत ना करना। अच्छा बच्चों, यूं बताओ, आपके घर में कोई गाड़ी लेके आए और गाड़ी हो डीजल की, उसमें पेट्रोल डाल दोगे तो वो लंबी चलेगी? और पेट्रोल वाली में डीजल डाल दो तो क्या लंबी चलेगी? तो ये हमारी भी तो एक गाड़ी ही है ना। इस गाड़ी में वही चीज दो ना जो इसके अनुकूल है। हमने देखा है घर में एक गाड़ी लेकर के आए, बड़ी खुशी आई घर में, गाड़ी आई, आती भी है नेचुरल, पहली बार आई थी। सवेरे बेटे ने निकाली बाहर, पिताजी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? कि जी पेट्रोल डलवा के लाता हूँ। पिता ने कहा कहाँ से डलवाओगे? यही तो ना पेट्रोल पंप। ना बेटे ना, यहाँ नहीं डलवाना।
वो जो 3 किलोमीटर आगे ना उसमें डलवाना। क्यों? ये मिलावटी तेल डालता है, वो असली डालता है ना। चिंता उनको गाड़ी की। कितना समझदार पिता है कि नहीं? कितना समझदार है, उसने पता मिलावटी तेल पड़ेगा तो गाड़ी जल्दी खराब होगी और असली पड़ेगा तो खराब नहीं होगी। लेकिन उनकी समझदारी का देखो पिता पुत्र का कब पता चला। उनके घर में एक शादी का कार्ड आया, 10 दिन बाद शादी थी। पिता पुत्र ने 10 दिन पहले तैयारी शुरू कर दी और विवाह में गए। बहुत आजकल शादियां आपके यहाँ तो पता नहीं, हरियाणा में तो हो कई कई एकड़ में पंडाल लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, यहाँ भी होंगे बड़े बड़े लोगों के यहाँ। तो पिता पुत्र दोनों गए और लाइन लगी हुई हर स्टॉल के ऊपर। इन्होंने भी लाइन पकड़ ली। 20-30 स्टॉल लगे थे, लेकिन एक भी मिस नहीं किया दोनों पिता पुत्र ने, एक भी मिस नहीं किया। वहीं पर खट्टा, वहीं पर मीठा, वहीं पर कड़वा, वहीं पर आइसक्रीम और वहीं पर कॉफी, सब कुछ माल। टंकी इतनी, माल इतना, और वो भी सब अलग अलग नेचर का। अब ये मामला अंदर जाएगा तो बताओ उसका क्या बनेगा? आप बताओ, होता है कि नहीं ऐसा? हमने नहीं पता क्या खाएं क्या ना खाएं, ये चीज खाई जा सकती है, लेकिन एक के साथ विपरीत आहार लोगे तो उसका युद्ध होगा कि नहीं अंदर? फिर दुनिया भर की बीमारियों का कारण बनेगा कि नहीं? आजकल प्यारे बच्चे दौड़ते हैं फास्ट फूड, जंक फूड की ओर। घरों में भोजन बनना बंद हो गया, होटलों में। क्यों भाई? मेरी माताओं, ईमानदारी से मेरी बहनें बैठी, वो बताएं, ये होटल वाले आपसे ज्यादा बढ़िया समझदार हैं कि उनके बनाया भोजन तो 1 महीना भी खराब नहीं होता, और आप वाला आज बनाते हैं तो है कि नहीं? ऐसा ही मैकडॉनल्ड का पिज्जा 1 महीना क्या 6 महीने भी खराब नहीं होता, और आप आज बना करके आए, कल खा लेंगे उस भोजन को अपने वाले को? नहीं खा सकते। क्यों भाई? आप में, आपको पीढ़ियों से ट्रेनिंग है, दादी नानी ने सिखाया है, इतना स्वादिष्ट आप बनाते हैं। आप 2 दिन चला नहीं पाते, उनका 6 महीने कैसे चल रहा है? ये कभी नहीं सोचते आप लोग? सोचना चाहिए। ये तो मेरे को एक दिन अब पता लगा, जो मेरा बेटियों का गुरुकुल है ना अम्बाला में, वो जगह हमारी नहीं, हमने लीज पे ली हुई, एक स्कूल था खाली, और उसके मालिक जो थे वो अब पिछले ही दिनों बेचारे गुजर गए। बुजुर्ग थे, उद्योगपति थे वो भी आपकी तरह। उनकी गोपी मिक्सी के नाम से उन्होंने ही वहाँ चलाई थी। अच्छे उद्योग है उनके, कई फैक्ट्री बद्दी में इधर उधर। उन्होंने मेरे को बताया, आश्चर्य हो गया मेरे को। उन्होंने कहा मेरे 4 दोस्त हैं जिनकी अंबाला में खाना बनाने की फैक्ट्रियां हैं। समझ में आई बात? और उन फैक्ट्री में खाना बनता है, बड़े बड़े उन्होंने एसी वो ट्रक रखे हैं, और वो खाना अंबाला से मुंबई भी जाता है, कलकत्ता भी जाता है, अहमदाबाद और यहाँ तक भी आता है। जो बड़े बड़े 5 स्टार तक उन्होंने बताए, उनके साथ फिक्स है कि खाना वहाँ बनता और जाता वहाँ पे। अब वो कितने दिन जाता होगा, कितने दिन वहाँ पर फ्रीज में होगा, कितना केमिकल डालना पड़ता होगा जिससे वो प्रिजर्व किया जाता होगा, हाँ या ना? ये स्थिति है कि नहीं? और मेरे को तो उस दिन मेरे को पहली बार कब पता लगा इस घटना का, माछड़ साहब मेरे घर में एक राजू है लड़का जो किचन में काम करता है। वो क्या हुआ, घर, वो बहुत अच्छा बच्चा है, पहले पत्नी करती थी, अब लोगों का आना जाना ज्यादा पड़ गया तो उन्होंने हेल्प के लिए लगाया वो। तो वो एक, उसका नियम एक था, गलती थी, घर जाके वापस नहीं आता था, कहता था 10 दिन में आऊंगा, आता था 2 महीने में। तो हर बार उसका यही नियम था और कई साल चला। पत्नी दुखी होगी, नया अब नहीं चलेगा काम, उसने कोई और लड़का रख लिया। अब वो लड़का रखा तो वो आया वैसे ही, उन्होंने कहा भाई अब तू और कहीं देख ले, मेरा काम चल गया। तो बेचारा कहीं घूमते घूमते एक होटल में लग गया, और होटल में उसने 6 महीने काम किया,
और 6 महीने के बाद पत्नी को दूसरा फिट नहीं बैठा और उसका मजा वहां नहीं आया। इनका फिर तालमेल बन गया, उसने माफी मुफी मांगी, गलती होगी नहीं आऊंगा। तो इसने कहा हाँ तेरी मैं भी इंतजार कर रही हूँ, वो कह रहा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, वो फिर मिल गए। तो फिर उनके तालमेल बन गया। अब वो मेरे को पिताजी ही बोलता, अच्छा बच्चा है, बड़ा समझदार है। तो एक दिन मैंने कहीं कार्यक्रम पे जाना था, उस समय मैं गवर्नर नहीं था, और मैंने पत्नी को कहा कि उसने कहा कि मैं आपका भोजन बांध देती हूँ, कहाँ लोगे? मैंने कहा नहीं, वो एक ऐसा अच्छा होटल बताया है, बहुत फेमस है, उसमें खाना है, आज मैं भी होटल का ले लूँगा, मैंने बोला उसको। और वो दौड़ करके राजू आया, पिताजी ना 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 वो मत खाना, मैं बांध दूंगा आपको। मैं क्यों नहीं खाना? कि 6 महीना में वहीं रह के आया हूँ। मैंने कहा वहाँ क्या था? कि जी वहाँ ये था कि फ्रिज में है और पता नहीं कितने दिन का है। और उसने उदाहरण दिया। आप एक बात बताओ मेरे को, होटल में एकदम 5 आदमी ये आ गए, 10 ये लेके आ गए, एक ग्रुप ये आ गया, एक ये आ गया, सबके आइटम अलग अलग, किसी को कोई पनीर चाहिए, भुजी चाहिए, कोई रायता चाहिए, कोई ये चाहिए, और 10 ही मिनट में सबका खाना तैयार हो गया। बोलो, 10 ही मिनट में 10 लोगों को तो यहाँ अलग, 10 का यहाँ अलग, 10 का वहाँ अलग, एकदम कहाँ से बन गया ये? कहता है सब बना बनाया होता, हम तो केवल गर्म करते हैं, सप्लाई करते हैं। और कहते हैं कि मैं जब तक रहा, जितने हम अंदर काम करते थे, हम तो अलग अपना पतीला लेकर के चावल भाजी जो बना के खाते हैं, हम कभी वहां का नहीं खाते। आप मत खाना वहां का, मैं बांध देता हूं। अब सबकी नहीं मैं बात कहता, कभी कोई नाराज मेरे से होटल वाला हो जाए भाई, लेकिन जो स्थिति, मैं तो इसलिए कि हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, कितना दुखद है। एक बड़े शहर में, दिल्ली जैसे में, एक ही रात में हजारों शादियां होती हैं, सबके दूध के ऑर्डर हैं, सबका एक ही रात में पूरा हो गया, अगले दिन शादी नहीं, वो दूध कहाँ गया और कहाँ से आ गया? सोचो ना आप इस पे, कितना लोहे की भैंस बना करके कृत्रिम दूध चल रहा है, कितनी मिलावटी, कहीं खोआ पकड़ा गया, कहीं कुछ पकड़ा गया, कहीं चीनी, अब चीनी नहीं और कुछ आ गए केमिकल, जो 1 चम्मच से 1 किलो चीनी का काम हो जाता है। अब ये जो चीजें हैं, इनसे हमने बचने की दिशा में चलना चाहिए, खान पान अपना बदलना चाहिए, योग प्राणायाम। और इसका अभियान एक ही है, प्राकृतिक खेती का पूरे देश में अभियान। अब पूरे भारत में मैं इस मिशन पे लगा हूं। तो आज बड़ा लंबा समय ले लिया मैंने आपका, दुखी तो हो गए होगे मेरे से, पर मैं यूं सोचता हूं बच्चे बहुत प्यारे, छोटी उम्र के, इनको जरूर ये ट्रेनिंग मिलेगी तो इनका लाभ होगा। बेटे, घर में माँ जो प्यार से बनाती है, उस जैसा कोई भोजन नहीं होता। माँ खिलाएगी, पत्नी बहन खिलाएगी, तो वो खिलाते खिलाते चाहेगी मेरे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया बने, और होटल वाला चाहेगा पैसा ज्यादा मिले, खा के कुछ ना जाए। यही तरीका है कि नहीं? ये विचार का अंतर नहीं है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, मेरे पास तो बहुत मैटर है इन चीजों को बोलने का, और बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन समय अभाव है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि हमारे चेतन राउत भाई और आपकी पूरी टीम जो इस नगर में भारत के विकास, समृद्धि, उन्नति, प्रदेश के लिए काम कर रही है, आप सब के लिए मैं कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आपने मुझे बुलाया और आपस में बातचीत हुई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ले लेंगे।